आज के मुख्य समाचार। टैक्सी यूनियन का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शिमला में नाथूराम चौहान ने जताई चिंता। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का वेतन कटेगा, 8 निलंबित। एचआरटीसी को मिली नई 200 स्थान में ई बसों की सौगात। शिमला में आवारा कुत्तों का संकट बढ़ा। रोडू में ज्वेलर के साथ 11.35 लाख की ऑनलाइन ठगी। जातिगत जनगणना पर बोले सांसद सुरेश कश्यप। अब समाचार विस्तार से। छोटा शिमला इलाके की टैक्सी यूनियन ने आज सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। यूनियन ने गाड़ियों में कार्बिन्स लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे टैक्सी चालकों के खिलाफ अतिरिक्त बोझ करार दिया है। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सरकार टैक्सी चालकों पर बेवजह सख्ती कर रही है और सबसे ज्यादा चालान भी टैक्सियों के ही काटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के चलते चालान कटने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। गाड़ियों में कार्बिन्स लगाना अनिवार्य सरकार के द्वारा किया गया है। यूनियन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने यह मांग की है कि सरकार इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले और टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि लंबे समय से जो सरकार ने हमारे कोविड से लेकर एक मुख्य मांग थी हमारी 12 साल से 15 साल परमिट की, वो अभी तक उन्होंने अपने किसी डस्टबिन में रख रखी है। जो आजकल हम रोज़ इसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि 25 लाख की जो गाड़ी है उसको मात्र 12 साल में जो है हम उसका इंस्टॉलमेंट ही नहीं पूरा हो जाता है कि वो प्राइवेट हो जाती है। उसके बाद सरकार ने एक BS6 का जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है इसमें गाड़ी में, जब वो नॉन पोल्यूशन गाड़ी है उसमें यूरिया डल रहा है तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हमारे से लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे दूर दराज क्षेत्र है जैसे काजा, स्पीति, और यहाँ की जो गाड़ियाँ है वो गैरेज में रहती है 6-6 महीने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाए कि भाई 6 महीने जब वो गाड़ी चली नहीं तो उसके परमिट में भी वृद्धि होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टूरिस्ट जो है आज की डेट में दिल्ली से बुक हो रहा है। दिल्ली में ट्रैवल एजेंट उसको बुक करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो वहाँ से कैब दे रहे हैं और डोर टू डोर काम कर रहे हैं। इसमें हिमाचल की जो गाड़ियाँ हैं वो पूर्ण रूप से ठप पड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, कोविड की पहले हमने मार सही, फिर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, फिर हमने मार सही। आज हमारे ऊपर एक डस्टबिन का जो वो लगा दिया है इन्होंने कि डस्टबिन लगाओ और 15,000 का चालान है। हम ये बोलना चाह रहे हैं सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, क्योंकि सरकारें तो 5 साल आती है, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो अफसर IAS लोग जो बैठते हैं और एक कमरे में मीटिंग करते हैं, इसमें ये कभी भी हमारे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अभी हमारी एक जरी में मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि शिमला के जितने भी प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, इनके साथ हम एक विशेष बैठक करेंगे और शिमला सफाई अभियान के बारे में इसमें जागरूक करेंगे और हम इसको मुहिम को चलाएँगे। वो ना मीटिंग हुई, वो सिर्फ उन्होंने कहा और एकदम से जो इन्होंने रूल ला दिया डस्टबिन का और पहली तरीके से जो है चालान की वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले तो ये अपने रोडों को दुरुस्त करें, अपने गैरेज स्पॉट दुरुस्त करें कि वहाँ गैरेज है जी। हमारी गाड़ी में देखो जी, बच्चा कोई हाइज एंट्री नहीं होते, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि चलती चलती गाड़ी में उनसे कई चीज़ें हो जाती है। छोटे बच्चे, उनके नैपकिन्स होते हैं, अगर वो उस डस्टबिन में घूमते रहेंगे गाड़ी में जब तक गैरेज नहीं आया तो क्या वो उस स्मेल के अंदर बैठ सकता है गेस्ट? तो इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली जो है इसके ऊपर एक हमारी मीटिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और हम इसके फेवर में हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो ये चला रखा है इसके में हम साथ हैं, लेकिन सरकार अपनी भी तो कोई जिम्मेवारी सुनिश्चित करे कि जहाँ पे उनका गैरेज हो और हम उस स्टॉपेज डस्टबिन को जो है मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में हम उसको डिस्पोज अप कर सकें। और आगे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो चालान की जो इन्होंने बनाया है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 15,000 रुपये। ठीक है, आप अगर 15,000 की बात कर रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि गाड़ी का जो जगह है उसमें स्पेस कैसा है। जैसे मारुति अल्टो है, उसमें स्पेस कितना है, वैसे ही नहीं बैठा जाता लोगों से, है ना। गाड़ी में आगे सामान, पीछे सामान, ऊपर कैरियर पे सामान, कहाँ हम उस डस्टबिन को एक्सेप्ट करें। लेकिन हम करने को तैयार है, लेकिन सरकार पहले अपने जो है वो डस्टबिन के जो पॉइंट है, वो जो ड्रेन करने हैं हमने जहाँ रखना है, वो सुनिश्चित करें।
हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने अपने बेड़े को अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 297 नई ई बसों के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। ये बसें 9 से 11 महीने की अवधि में निगम को सौंप दी जाएगी। इस योजना के तहत पहली 50% बसें आगामी 9 महीनों में एचआरटीसी को प्राप्त हो जाएगी, जबकि शेष बसें 11 महीने के भीतर मिलेगी। इन बसों को प्रदेश के 18 डिपो में भेजा जाएगा और चरणबद्ध तरीके से रूटों पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक ई बस की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये नई बसें पहले से चल रही ई बसों की तुलना में न केवल अधिक माइलेज देगी, बल्कि इनकी बैटरी क्षमता और ऊंचाई भी बेहतर होगी। बसों की ऊंचाई मौजूदा मॉडलों से आधा फुट अधिक होगी, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही सीटें भी ज्यादा आरामदायक होगी। एचआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार निगम के पास मौजूद सैकड़ों पुरानी बसें बार बार खराब हो रही है और मरम्मत के बावजूद लंबे समय तक सेवा में नहीं रह पाती। ऐसे में अब निगम ने फैसला लिया है कि इन खस्ताहाल बसों को हटाकर नई ई बसों को रूटों पर उतारा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जनता की मांग को देखते हुए नई बसों की खरीद की पहल की है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। नेशनल असिस्टेंट चीफ एंटी करप्शन एंड क्राइम पेट्रोल फोर्स के नाथूराम चौहान ने आज एक विशेष प्रेस वार्ता में शिमला शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे और असुरक्षित इमारतों के मुद्दों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया है कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला जाए, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चौहान ने बताया, शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों पर हमले आम हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह प्रभावी कदम उठाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने शिमला में असुरक्षित इमारतों के बढ़ते खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम सभी पुरानी और नई इमारतों की गहन जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने कहा कि कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई है, जो भूकंप या किसी अन्य आपदा की स्थिति में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। एक 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने 7-8 कुत्तों के झुंड ने नोचा और शिमला जैसे देवभूमि कहे जाने वाले संवेदनशील राज्य के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत पीड़ादायक बात है ये। उसके बाद ना केवल ये हुआ, बल्कि उनके पिताजी को मेयर ऑफिस के सामने अनशन पर बैठना पड़ा। शुक्र इस बात का मनाएं कि जान बच गई बच्चे की, नहीं तो हालत और खराब हो सकते थे। उतना होने के बाद कांग्रेस के ही पार्षद अंदर बैठक में मेयर से भिड़ पड़े, मेयर से भिड़ गए और ना केवल वो भिड़े, बल्कि वो नीचे जमीन पे बैठ गए अंदर। हिमाचल के इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला होगा। और जिस तरह की बहस अंदर हुई थी, किसी भी सभ्य समाज के लिए वो चीज सही नहीं है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, इतना ऊंचा हो, जिस जगह को लोग बड़े मान सम्मान से देखते हो, वहां पर इस तरह की आपस में भिड़ना और नौबत हाथापाई तक आ गई थी, क्योंकि मेयर साहब भी एक बार उठ गए थे, एक बार नहीं 2 बार उठे। 10 बार उन्होंने ये कहा कि ये रोज का मामला है, ये तो रोज का मामला है, कुत्ते रोज काटते हैं, हद है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कुत्ते रोज काट रहे हैं? फिर आप क्या कर रहे हो? आपको तो रिजाइन देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आपके खुद के लोग भी आपके साथ नहीं है, ये तो बड़ी हद की बात है। आप लोगों ने कल बाइट ली और आप लोग लगे तो दोबारा आप उसको ले सकते हैं और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ 10 बार कहा उन्होंने, ये तो रोज होता है शिमला में, रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। फिर तो आप क्या कर रहे हो? फिर आपको तो रिजाइन देना चाहिए आज से पहले। रिजाइन नहीं दिया तो अब तो कम से कम दे ही देना चाहिए। शाम को हम काफी लेट हो गए थे,
माल रोड पे जब आए तो हमारे सहयोगी है ये, इनके साथ भी कम से कम 50 डॉगियों को फीड करवाते हैं, खाना खुना खिलाते हैं यहाँ पर। तो काफी उन्होंने देखा कि काफी दूरी पे थे, क्योंकि अभी आने वाले हैं। 4-5 लोगों ने इनको घेर के रखा कि देखे आएंगे, तो उन्होंने स्मेल लिया, स्मेल लेने के साथ वो आ पड़े, चल पड़े घर तक, इनके बाद में आखिर वो अलग विषय था। अब देखिए अब MC क्या कहता है शिमला कि आप एक डॉगी कुत्ते को शायद गोद लो और गार्बेज का बिल माफ कर देंगे। मतलब शिमला वासी, मतलब हिमाचल वासी कुत्ते के कमाई खाएंगे क्या? मेयर साहब को हो क्या गया है? उम्र कितनी 60 से ऊपर होगी क्या उनकी? 60 आ गया क्या? बिल्कुल ही कुत्ते की कमाई खाएंगे अब, हद है। रोडू में एक ज्वेलर के साथ ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को टाटा स्टील का एरिया मैनेजर बताकर 11.35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित जुब्बल तहसील के ढांडी गांव का रहने वाला है, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने टाटा स्टील के सरिये का ऑर्डर देने के लिए गूगल पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर सर्च किया। संपर्क करने पर एक व्यक्ति ने खुद को टाटा स्टील का एरिया मैनेजर आलोक कुमार बताया और 15 टन सरिये का ऑर्डर बुक करवाया। इसके एवज में पीड़ित से 11,35,650 रुपए एडवांस में जमा करवा लिए, लेकिन तय समय तक जब माल नहीं पहुंचा तो आरोपी का फोन बंद आया, तो पीड़ित को ठगी का अंदेशा हुआ। इसके बाद उन्होंने रोडू पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी रोडू प्रवीण चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरते और किसी भी लेन देन से पहले संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या दफ्तर से जानकारी अवश्य ले। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ठग की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे हो रही घटनाओं को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर बोलते हुए महापौर ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसे लेकर नगर निगम अपनी सीमाओं के भीतर रहकर हर संभव प्रयास कर रहा है। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम इस संकट को हल्के में नहीं ले रहा है। हम अपनी सीमाओं में रहकर पूरी कोशिश कर रही है। यह कहना कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा पूरी तरह से अनुचित है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है उसके हिसाब से हमको उस पर रिएक्ट करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। दूसरा, हमारी जब चर्चा हुई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और मैं इसको बड़ी गंभीरता से भी ले रहा हूँ और सभी लोग को मेरे इस पे आए दिन कुत्ते से काटने की घटनाएं हो रही है। हमारे पार्षदों को भी कई को काटा है और बहुत लोगों को भी काटा है, और जो एक बड़ा गंभीर समस्या है इसमें मैं चाह रहा हूँ कि हमारे तरफ से कोई भी इस तरह की कोई माननीय उच्च न्यायालय से कोई डायरेक्शन हो या हम अपने जो लीगली हमारे जो लॉ ऑफिसर है, टीम है, हम चाहते हैं कि उसको भी हम लड़े। मैं वहाँ उस पॉइंट से भी लड़ना चाहता हूँ कि हमको कोई ना कोई इस तरह का डायरेक्शन हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी जानता है कि हम अपनी जो नॉर्म्स है हम उससे बाहर जा नहीं सकते, उसको कर सकते नहीं। हम एक स्टेरिलाइज का हमारा वो एक काम है, उसको हम कर रहे हैं। विंटर्स में स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई थी, वो डॉक्टर्स के एडवाइस पे कि वो नहीं करते हम विंटर्स में। अभी हमने पिछले का लिए हमने हाउस में एक एनजीओ के माध्यम से उसको, हम जब तक नहीं है तो हमारे पास जैसे डॉक्टर्स नहीं आया था तो हम उसको तब तक उसको मॉनिटरिंग करके ताकि उनके थ्रू हम करवाए, जो उनका अपना क्लिनिक है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको समस्या हो, और ये समस्या मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि है ये जो चीज़ मुझे भी दिख रही है, सब लोगों को मालूम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इसमें सहयोग तो क्या होगा, जो हमारे पार्ट से होगा, मैं हर उस काम को करेंगे, चाहे लीगली लड़ना पड़े और या हमको आगे भी गवर्नमेंट को भी जाना पड़े। और पिछले कल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा है, केंद्र की सरकार को, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है सारा हमारा, किस पे हमको क्या करना चाहिए। हमारी ये ऐसी समस्याएं आए दिन हो रही है, आए दिन हमको लोगों को ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके हमारे लिए ताकि एक्ट के हिसाब से हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकते। मेरा वो रिजाइन का तो वो है कि एक हेल्दी चर्चा जब हो रही होती है, हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया, सभी पार्षद इसको लेकर के गंभीर थे, पूरे हाउस ने बड़े डिटेल में बड़ी अच्छी माहौल में उसमें चर्चा हुई। उसके बाद एक पॉलिटिकली उस चीज़ को एंगल देना मैं समझता हूँ कि जिम्मेवार आदमी का काम नहीं है। और आप जब उसके पार्ट हो, हम भी उसके पार्ट हैं, सबको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस और कितना आप कर सकते, सबको पता है।
वो छुपा नहीं है। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स वो करनी है, राजनीति करनी है, वो करना, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई सबको पता है। या आप बताओ कि क्या हम उस काम को कर सकते हैं जो जितने हम काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तब तो मैं मान सकता हूँ। जो हमारे को शक्तियाँ हैं, जितने हमारी लिमिटेशंस है, हम उस सब काम को कर रहे हैं। अब तो ये केंद्रीय सरकार को भेज रहा हूँ मैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज रहा हूँ कि आपने ऐसे है, ये हमारे एक्ट में है। हमारे जो डॉग्स का, फिर डॉग्स की मैंने सबको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की कि क्या क्या इसमें हमारे पास कर सकते हैं। आप पढ़ो उसको, देखो। मतलब ये कहना कि अभी हमने कुछ नहीं किया, या वो घटनाएं जो हो रही है, बिल्कुल बड़ी मुझे भी पीड़ा इन चीज़ों की, हमको भी दिखता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी हमारी जो लिमिटेशंस के अंदर है, हम उसको काम कर ही रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार को भी हम भेज रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि लीगली भी हम अपना, हमारा जो लॉ का विंग है, हम हाई कोर्ट में भी इसको अपने डालेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। राजधानी शिमला में चौड़ा मैदान में 26 अप्रैल को हुए प्राथमिक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना छुट्टी लिए प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जेलों से शिक्षकों की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर के निर्देशों के अनुसार जिन शिक्षकों ने सरकार की रोक के बावजूद प्रदर्शन में भाग लिया, उनका एक दिन का वेतन मई महीने की तनख्वाह से काटा जाएगा। प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाल कर ऐसे शिक्षकों की पहचान की जा रही है। निदेशालय ने 2 सप्ताह में यह सूची तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। अब तक प्रदर्शन में शामिल 8 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है, जिन्होंने सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। अन्य शिक्षकों की भूमिका को भी जांचा जा रहा है और दोषी पाए जाने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक ऑनलाइन कार्यों को करने से इनकार करता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। प्रदर्शन के बाद अब अधिकांश शिक्षकों ने स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया है और ऑनलाइन कार्यों में भी भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा शिमला में आयोजित जातिगत जनगणना पर आधारित विशेष कार्यक्रम में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और जातिगत जनगणना को समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक जरूरी माध्यम मानती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जातिगत जनगणना समाज में संतुलन और समानता लाने के लिए आवश्यक है। भाजपा इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम चाहते हैं कि हर वर्ग को उसका उचित हक मिले। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जातिगत आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति है, उसने लिया और इस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता और बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दल और विशेष रूप से राहुल गांधी इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उठाते रहे और कहते थे कि हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। कल माननीय मोदी जी की जो कैबिनेट कमेटी हुई, उसने ये निर्णय लिया कि जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाएगी ताकि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान हो और देश में भी तरक्की हो। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता, अनेकों राजनीतिक दल के नेता समय समय पर इसकी मांग उठाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 70 सालों तक इस देश में शासन किया, लंबे समय तक उनकी सरकार रही, कभी उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को कहते थे
1931 में लास्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस हुई थी, और 2010 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम कैबिनेट में कास्ट सेंसस के ऊपर विचार करेंगे। उसके लिए एक मंत्रिमंडल का समूह, मंत्रियों का समूह भी बनाया गया, और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस समय इस बात की संतुष्टि भी की थी। लेकिन उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री पीवी चिदम्बरम, उन्होंने इसका विरोध किया और जातीय जनगणना नहीं हो पाई। 2011 में एक सर्वेक्षण मनमोहन जी के समय में करवाया गया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उसके आधार पर आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। 2041 से लेकर 2011 तक जब लंबा समय रहा, इस दौरान कांग्रेस पार्टी को कभी इसकी याद नहीं आई। इनके अनेकों नेता, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो या राजीव गांधी जी हो, ये तो निरंतर आरक्षण का भी विरोध करते रहे। और जवाहरलाल नेहरू जी तो कहते थे कि मैं इस देश में बुद्धों की जमात खड़ी नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी जी भी आरक्षण का विरोध करती। राजीव गांधी जी ने तो आरक्षण के खिलाफ लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय लोकसभा के अंदर वक्तव्य दी। और राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर कह रहे थे कि हम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को समाप्त कर दें। ऐसी मानसिकता इनकी रही, इसके बावजूद भी एक कास्ट सेंसस की बात करते थे। और केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इसको करके दिखाया।